नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज अपने हैं शिक्षण विधियों में 11वीं भाषा प्रयोगशाला विधि। लास्ट टाइम में आपने दल शिक्षण है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। साथियों, रोज दो चार शिक्षण विधियों को अपन करवाते हैं, तो इनको साथ साथ में अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं। आज है प्रयोगशाला विधि। बालकों को इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि उनको स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर ही प्राप्त हो। तो यही क्या है आपकी प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला में छोटे छोटे केबिन यानी बूथ बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रवण प्रकोष्ठ कहा जाता है। और ये इसके अनुभाग हैं। श्रवण प्रकोष्ठ है, उपकरण है, परामर्शदाता कोष्ठ है, नियंत्रण कक्ष है। श्रवण कोष्ठ में साथियों सामान्यतः 16 या 20 प्रकोष्ठ होते हैं। और उपकरण इसमें आपके दूरभाष, ईयरफोन है, स्विच है, टेप रिकॉर्डर है। तो इनमें ये केबिन या बूथ ही बने होते हैं, जिनके द्वारा आप ये सुन सकते हैं। श्रवण प्रकोष्ठ देखा होगा आपने, ईयरफोन में छोटे छोटे खांचे से बने होते हैं। टेप रिकॉर्डर है, इसमें भी स्विच में भी देखा होगा। और ये दूरभाष यानी आपके टेलीफोन में। परामर्श परामर्श दाता कोष्ठ है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, जो वॉइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मॉनिटरिंग स्विच है, ग्रुप कॉल स्विच है, ये आपके परामर्श दाता कोष्ठ होते हैं। नियंत्रण का कक्ष है, कंट्रोल यानी सभी प्रकार के उपकरणों का। तो ये भाषा प्रयोगशाला है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इतना सा मैटर याद रखें कि केबिन बूथ बने होते हैं, कितने छोटे छोटे, 10 से 20 तक। और इन्हीं को श्रवण प्रकोष्ठ कहा जाता है। बालकों को स्वयं प्रयोग के द्वारा करने या निरीक्षण करने का अवसर उनको देना चाहिए, यही बातें हैं। और प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है तो माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, इनका साथियों प्रयोग होता है भाषा प्रयोगशाला में। लेकिन जो मोबाइल फोन है उसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, अगली विधि है आपकी वेतर की विधि। वेतर की विधि, ये देखिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं। वेतर की विधि में किन्हीं दो भाषाओं का सही तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। दो भाषाओं का सही तुलनात्मक रूप किस में प्रस्तुत किया जाता है? वेतर की विधि में। वेतर की विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, जोड़ तोड़ के अच्छे से उसको। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा। मातृभाषा को तो साथियों आप जो बोलचाल है, आम बोलचाल है, उसमें सीख जाते हैं। लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में आप जो सीखते हैं उसको जोड़ तोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, किसमें? वेतर की विधि में। विद्यार्थी भाषा की पाठ्य पुस्तकें लिखी जाएं। जैसे यदि तमिल भाषी विद्यार्थी को हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें उसके तमिल अनुसार होंगी। दोनों भाषाओं की तुलना द्वारा ज्ञात समान एवं असमान संरचनाओं के अभ्यास पर विशेष बल देने की आवश्यकता अनुसार होती है, क्योंकि उन्हीं के प्रयोग में त्रुटियां अधिक हैं। व्याकरण के जो नियम हैं उनको कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशल का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण की दृष्टि से वेतर की विधि द्वारा प्रदत्त उपयुक्त सूत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो इसमें एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखें वेतर की विधि में कि एक तो आपकी मातृभाषा है और एक द्वितीय भाषा, इन दोनों को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, किसमें? वेतर की विधि में। तुलना करते हुए उनकी जो समान संरचनाएं कौन सी हैं, असमान संरचनाएं कौन सी हैं भाषाओं की, तो इस पर विशेष रूप से बल दिया जाता है इसमें। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। द्वितीय भाषा की भाषा शिक्षा की तुलनात्मक विधि वेतर की विधि को कहते हैं। एक भोलेनाथ तिवारी हैं, उन्होंने देखे वेतर की विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, उन्हीं को शामिल किया गया है। इनको थोड़ा सा आप देखिएगा अच्छे से। इसके बाद में 13वीं है आपकी हर्बर्टीय विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? J.F. हर्बर्ट। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक हैं। कौन? हर्बर्ट, जर्मनी के।
ये भी ध्यान में रखें, शिक्षा शास्त्री भी हैं और दार्शनिक भी। पाठ योजना को 5 पदों में बांटा है। साथियों, किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसी को कहते हैं पाठ योजना। और इसको 5 पदों में किसने बांटा? हर्बर्ट ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर्बर्ट के 5 पद निम्न हैं, देखिए। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर है प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और लास्ट में प्रयोग। ये 5 हैं। सबसे पहले पाठ की क्या प्रस्तावना है, वो किस पर ये पाठ है दिया गया है, कौन सा विषय है, ये सारी बातें इसमें होती हैं। क्या क्या इसमें लिखा गया है। उसके बाद में उसका करते हैं प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करते हैं और सामान्यकरण और लास्ट में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। इस उपागम के में मुख्य केंद्र बिंदु सीखना माना गया है। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित किए गए पाठ योजना के सिद्धांत में निम्नलिखित 4 चरण सिद्धांत हैं। एक स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। यह इंपॉर्टेंट है, देखिए सीटेट में पूछा गया है। विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि क्या है? अनुपयुक्त है। और प्रश्न बनता है, आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है। तो यह विधि शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है, रसाभ अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है और सबसे अधिक अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है। ये सारे तो इसके लिए क्या हैं? उपयुक्त कथन है, बल्कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऐसा नहीं है साथियों, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि नहीं है और यह विज्ञान के लिए भी क्या है? अनुपयुक्त है। तो इसका राइट होगा सी ऑप्शन। हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने स्पष्टता वाले सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण। दूसरे शिष्य राइन ने एक पद, उद्देश्य, कथन और जोड़ दिया। इस प्रकार संशोधित रूप निम्न प्रकार से प्राप्त हुआ साथियों। प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन जो राइन के द्वारा जोड़े गए उनके शिष्य, और फिर प्रस्तुतिकरण, फिर पुनरावलोकन और फिर नियमीकरण, सिद्धांत निर्धारण, प्रयोग या अभ्यास। तो ये इस प्रकार से 5 पार्टों में फिर डिवाइड किया गया साथियों इसको। कभी जब उनके दूसरे शिष्य राइन ने संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, इस विधि में आजकल यानी वर्तमान में सामान्यतः निम्न पदों को काम में लेते हैं। एक तो है तैयारी, फिर अच्छे से तैयार कर लिया तब जाकर के आप क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। फिर आपस में तुलना करेंगे, सामान्यकरण, अनुप्रयोग और लास्ट में पुनरावृत्ति। दोबारा से उसको जो भी आपने पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति। और प्रश्न बनता है इसमें, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, तो ये आपका मूल्यांकन नहीं है। बाकी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य ये सारे इसमें मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन साथियों याद तो कम से कम होना जरूरी है। 14वीं आपकी विधि है समवाय विधि। समवाय विधि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप कौन सी? आपकी समवाय विधि। अब सबसे पहले तो भाषा संसर्ग विधि आपको याद होनी चाहिए, क्या कहा था उस समय, उसको याद कीजिए। और उसी का दूसरा रूप कौन सी है? समवाय विधि। व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय द्वारा दी जाती है, अर्थात रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवरानुकूल व्याकरण की शिक्षा अवसरानुकूल होगा साथियों। अवसर, जिस प्रकार का अवसर है उसी के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। किसमें? समवाय विधि में। रचना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, पद्य, इनके साथ साथ में जो प्रसंग है, व्याकरण है, उनकी शिक्षा। अर्थात रचना पढ़ाते समय यदि कई वाक्यों में संख्या शब्द आए हों तो विद्यार्थियों को संख्या का ज्ञान कराया जा सकता है। इसी प्रकार पद्य पढ़ाते वक्त छंद, अलंकार आदि का ज्ञान दिया जा सकता है।
तो जो जो साथियों कहानी है, रचनाएं हैं, पाठ हैं, इनको पढ़ाते हैं तो व्याकरण के जो भी शब्द आते हैं, चाहे संज्ञा हो, विशेषण हो, सर्वनाम हो, वाक्य हो, वाच्य हो, लिंग हो, वचन हो, कोई भी जो भी शब्द आए उनको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके उनके व्याकरण के नियमों के अनुसार बच्चों तक प्रेषित किए जाएं उसी समय पाठ पढ़ाते समय। ये समवाय विधि कहती है। समवाय विधि के सिद्धांत देखिए, हर्बर्ट का सिद्धांत, हर्बर्ट का सम प्रत्यात्मकता का सिद्धांत इसके अनुसार जब तक नए पाठ को पूर्व ज्ञान के साथ न जोड़ा जाए तब तक नया पाठ पूर्ण रूप से हृदयगम्य नहीं हो सकता है। पूर्व ज्ञान साथियों, जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो विद्यार्थियों से पहले पूछना चाहिए कि विद्यार्थी उसके बारे में उससे संबंधित है कितनी जानकारी रखता है। अगर उनको जहाँ से भी ऐसा लगे कि यहाँ से इनको जानकारी नहीं है तो वहीं से उनकी शुरुआतें की जानी चाहिए। हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत देखिए, इसमें क्षेत्रीय सहसंबंध है, एक विषय का अन्य विषयों के साथ में संबंध है। और ये तो क्षैतिज हो गया, क्षैतिज सहसंबंध, एक विषय का अन्य विषयों के साथ में संबंध है। और लंबीय सहसंबंध में एक ही विषय के विभिन्न भागों का संबंध है। जैसे हिंदी है तो हिंदी के एक उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, उनका आपस में संबंध, ये तो हो गया आपका लंबीय सहसंबंध। और क्षैतिज में होगा एक विषय में अन्य विषयों का किस प्रकार से सह संबंध है, उसके साथ में क्या संबंध है, हिंदी का विज्ञान के साथ में, गणित के साथ में। तो ये हर्बर्ट के समवाय विधि में सिद्धांत है, हर्बर्ट का एक तो, और एक है हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। इसमें आपके दो हैं। आगे और भी देखें, देखिए जिलर का केंद्रीयकरण सिद्धांत है। हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने एक ही विषय को केंद्र में रखकर अन्य विषयों को पढ़ाने की चेष्टा की। जिलर ने इतिहास को केंद्र बनाया, पार्कर ने विज्ञान को केंद्र बनाया और डी गर्मी ने अर्थशास्त्र को केंद्र बनाया। इसके बाद में है फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा। फ्रोबेल कहते हैं साथियों, भाषा खेल खेल में भाषा सीखें, खेल खेल में बच्चों को क्या सिखाई जाए, भाषा सिखाई जाए, ऐसा कहते हैं फ्रोबेल। बोल, बेल, बोल, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखें, जैसे फ्रोबेल खेल खेल में। अमेरिकी डीवी का सामाजिकरण का सिद्धांत है। डीवी ने कहा साथियों, शिक्षा का केंद्र सामाजिक जीवन बनाया जाए। शिक्षा का केंद्र किसको बनाया जाए, सामाजिक जीवन को। स्कूल में ऐसी सामाजिक क्रियाएं आरंभ की जाएं जो शिक्षाप्रद हों, बच्चों को शिक्षा देने वाली हों, समाज से जुड़ी हुई हों, वो स्कूल में बच्चों को बताई जाएं। ये कहा था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डीवी साहब ने। अगला पांचवा ई दे रखा है, गांधी जी का समवाय सिद्धांत है। उन्होंने बेसिक पद्धति के क्या हैं, प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी, और इन्होंने बेसिक पद्धति का आधार माना भारतीय दर्शन को। गांधी जी ने देखिए क्या कहा, सारा ज्ञान किसी क्रिया के द्वारा किया जाता है, किसी क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की इस विधि को समवाय कहते हैं। ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन क्रियाओं को साधन के रूप में दिया जाता है, इसका संबंध तीन चीजों के साथ है। एक उपयोग, एक है उद्योग, एक भौतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण। और ये एक प्रश्न है साथियों, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है गद्य पद्य के साथ साथ व्याकरण शिक्षण कराना। तो ये आरपीएस से सेकंड ग्रेड में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एक और पढ़ लेते हैं साथियों आज, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात है पश्चिमी देशों में हुआ है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखना, वही आपकी प्रत्यक्ष विधि। वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिपादन करना, या कहीं पर जैसे घुमा करके भी ला सकते हैं बच्चों को। वहाँ पर जैसे कोई शेर को देख लिया, किसी मोर को देख लिया, या कोई अन्य वस्तु है तो उनको भी देख सकते हैं। प्रत्यक्ष से अपने सामने देखना, क्रियाओं को करके दिखाना। भारत में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में
प्रत्यक्ष विधि अपनाई गई। कब? 20वीं शताब्दी में। और ये सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है इनमें बंगाल में टिपिंग को, बम्बई में फ्रेजर को, मद्रास में यट्स को, गेट्स। तो ये याद रखें, टिपिंग, फ्रेजर, गेट्स, बंगाल, मुंबई, मद्रास। अब गुण देखिए प्रत्यक्ष विधि के क्या क्या गुण हैं। इस पद्धति में वार्तालाप यानी बातचीत, मौखिक कार्य और बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। अन्य भाषा को स्वतंत्र व पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इस पद्धति में मातृभाषा को सीमित कर दिया गया है। संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं और उसी पर विचार अभिव्यक्त की जाती हैं। साथ साथ में पढ़ देता हूं साथियों, बाकी ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण यानी सुनता है एवं अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है साथियों, जैसे एक शिक्षक है वो सुबह सुबह क्लास में जाता है तो नहा धो करके जाता है रोज, तो बच्चे भी क्या सीखते हैं कि गुरुजी नहा करके एकदम सुंदर बन करके आए, तो बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये है अनुकरण। द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। श्रवण सुन करके और अनुकरण किसी को देख करके। व्याकरण की सहायता इसमें नहीं ली जाती है। दूसरी भाषा सिखाने में उसी भाषा को माध्यम अपनाया जाता है, बनाया जाता है। इसमें बच्चों को ए से अनार व ई से ईक चार्ट या चित्र के साथ या प्रत्यक्ष दिखाकर इन अक्षरों को लिखकर दिया जाता है। और इसके कुछ दोष भी हैं। इसके बाद में एक अनुकरण विधि होगी, इसके दोष देखते हैं पहले। इस विधि में सुनने व बोलने पर अधिक बल होने के कारण वाचन और लेखन गौण हो जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के गुइन महोदय द्वारा किया गया। और एक प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो यह आपकी प्रत्यक्ष विधि है। तो आज तो साथियों ये इतनी आप याद करेंगे, और ये सारी विधियां करवाने के बाद में एक होगा आपका इनका टेस्ट। देखते हैं कितना अच्छे से आपने इनको याद किया है। आज का वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय